हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। और हाँ, लाइक, शेयर और कमेंट लिखना भी ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी खुश होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। शिक्षण विधियों की हम लगातार बात करते आ रहे हैं, तो आपको सभी शिक्षण विधियाँ हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में जा कर के आप सभी शिक्षण विधियों को बारीकी से पढ़िएगा, अपने नोट्स बनाइएगा और उनकी पीडीएफ आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दे दूंगा। आप उससे जा कर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और सभी शिक्षण विधियों की जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप जा कर के प्रत्येक शिक्षण विधि का बारीकी से अध्ययन कीजिए और अपने नोट्स बनाइए। तो हम बात कर रहे थे आज की शिक्षण विधि की, वो है बुनियादी शिक्षा पद्धति या बेसिक शिक्षण पद्धति। तो इस पद्धति को सबसे पहले महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। और बात करेंगे अब हम बेसिक से, बेसिक शिक्षण पद्धति की हम बेसिक से ही बात करेंगे। शुरू से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको प्रत्येक शिक्षण पद्धति के बारे में विस्तार से बताऊं, ताकि आप लोग नोट्स बना सकें। और ठीक प्रकार से आपको कंसेप्ट क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो ज़रा आप लोग हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और एक बात याद रखें दोस्तों, आप अपनी दिल की भावनाओं को अपने दिल के अंदर छुपा कर मत रखें। यदि आपको चाहे वीडियो अच्छा लगे या बुरा लगे, आप अपनी भावनाओं को हमारे साथ प्रेषित जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके। बिल्कुल ना भूलें कमेंट करना, आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। तो बेसिक शिक्षा पद्धति की हम बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, जो बेसिक शिक्षण पद्धति है वो मूल रूप से व्यावहारिक रूप में होती है तथा बालक एक साथ कई विषयों का ज्ञान भी इसमें प्राप्त कर लेता है। बेसिक शिक्षा क्रियाओं तथा अनुभवों पर आधारित है, इसलिए इसका ज्ञान थोड़े से समय में ही हो जाता है। बहुत ही कम समय में या अल्प समय में इस शिक्षा पद्धति का हमें अनुभव हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। बालकों की शिक्षा व्यवस्था निम्न प्रकार की होती है इसमें बेसिक शिक्षा पद्धति के अंतर्गत। अब देखिएगा, हम बात कर रहे हैं उन व्यवस्थाओं की। तो व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, नज़र डालते हैं हम उन व्यवस्थाओं के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले है, बच्चों को कहानी या बातचीत के माध्यम से मातृभाषा का ज्ञान कराया जाता है। भाई सबसे पहले तो बच्चे को अपनी मातृभाषा या अपनी स्थायी भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी मातृभाषा हिंदी है भारत देश की। और भारत के उत्तरी जो राज्य है उसके 11 राज्यों के अंतर्गत मातृभाषा का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा हुआ है, जबकि साउथ के राज्यों के अंतर्गत मातृभाषा का जो प्रभाव है कम है, क्योंकि वहाँ पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव होने के कारण इंग्लिश को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। लेकिन मातृभाषा को संविधान के अनुसार घोषित किया गया है, वो हिंदी भाषा है। संविधान के अनुसार 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है अनुसूची 8 के अंतर्गत, आप ये चीज़ ध्यान रखें। दूसरी व्यवस्था है कि मातृभाषा का ज्ञान होने पर बच्चे पहले उसे पढ़ना और फिर लिखना सीखते हैं। तो पहले बच्चा उस भाषा को पढ़ेगा और फिर लिखना सीखेगा। पढ़ाई के साथ साथ बालक किसी आधारभूत शिल्प का ज्ञान भी कर सकते हैं, यानी कि अपने हस्त कौशल का ज्ञान भी सीख सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को बेसिक शिक्षा यही सिखाती है कि बच्चे को अपने जीवन में रोजगार रहित नहीं होना चाहिए, उसे रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए बेसिक शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चे जैसे जैसे बच्चा आगे की क्लास में पहुंचता है, वैसे ही उसे विभिन्न विषयों का ज्ञान भी प्राप्त होता रहता है। भाई जैसे जैसे बच्चा कक्षाओं में प्रोन्नत होगा, आगे बढ़ेगा, तो उसका शिक्षा का जो स्तर है, उसका अध्ययन का स्तर है, धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाता है। प्राकृतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण तथा हस्तकला के माध्यम से अनेक विषयों का ज्ञान बालकों को कराया जाता है। ये बात कौन कहती है, बेसिक शिक्षा पद्धति के अंतर्गत ये व्यवस्थाएं रखी गई हैं। यदि हम इन तरीकों से बच्चे को बेसिक शिक्षा
दी जाए शिक्षा के साथ साथ, तो ज़्यादा बेहतर होगा। बालक अपनी रुचि के अनुसार हस्तशिल्प का चयन करता है। भाई बच्चे को क्या चीज़ सीखना पसंद है, अपने रोजगार से संबंधित क्या चीज़ सीखना पसंद है, वो अपनी इच्छा के अनुसार चयन करता है। अब बात करते हैं हम बेसिक शिक्षा के मूल सिद्धांतों की। तो बेसिक शिक्षा के कौन कौन से मूल सिद्धांत हैं, ज़रा उन पर भी हम नज़र डालेंगे। सबसे पहले आता है हमारा, इसका पहला सिद्धांत है कि सबको शिक्षा देना चाहिए, सबको समान रूप से शिक्षा प्रदान हो। तो बताया गया है कि बेसिक शिक्षा का प्रथम व मूल सिद्धांत सभी लोगों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करना है। अज्ञानता व शिक्षा को मिटाकर शिक्षा व ज्ञान का प्रकाश फैलाना इस शिक्षा का प्रथम कर्तव्य माना गया है। किसका? बेसिक शिक्षा का। दूसरा सिद्धांत है आत्मनिर्भरता। भाई बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कौन करती है? बेसिक शिक्षण पद्धति बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का काम करती है, ताकि वे दूसरे पर निर्भर नहीं रहें और अपने जीवन में कहीं ना कहीं रोजगार ढूंढ लें। बताया है बेसिक शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का समावेश करके यह प्रयास किया गया है कि बालकों को शिक्षा के साथ साथ कोई हस्तशिल्प कार्य सिखा करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। इस प्रकार इस शिक्षा से बालकों को स्वावलंबी बनने की प्रेरणा भी प्रदान की जाती है। बेसिक शिक्षा पद्धति जीवन के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और तीसरा सिद्धांत है हमारा इसका, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी बेसिक शिक्षण पद्धति कराती है। बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य है कि सभी बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य रूप से शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इस संविधान में, यानी कि इस संबंध में हमारा संविधान भी लिखता है कि जब तक सभी बच्चों की उम्र 14 वर्ष की नहीं हो जाती, तब तक राज्य उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कौन? संविधान के अंतर्गत एक नियम लागू किया गया है जिसको हम बोलते हैं RTE 2009, और उसके अंतर्गत 14 वर्ष के बच्चों की उम्र तक बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। तो ये बेसिक शिक्षा पद्धति के अंतर्गत भी RTE अधिनियम 2009 लागू किया गया है। अगला सिद्धांत है समाज का विकास करने का सिद्धांत। तो बेसिक शिक्षा पद्धति या बेसिक शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत ऐसे समाज का विकास करना है जिसमें स्वार्थ, शोषण, नफरत, घृणा के स्थान पर प्रेम, अहिंसा, स्नेह, सहयोग तथा अहिंसा की भावना का विकास होना चाहिए। इस प्रकार के समाज का निर्माण बुनियादी शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो सकता है। अगला सिद्धांत है मातृभाषा का विकास कराती है। किसी विद्वान ने कहा है कि यदि किसी देश की संस्कृति का तथा समाज का विनाश करना है तो उसकी मातृभाषा का आप विनाश कर दीजिए, उसकी संस्कृति का ऑटोमेटिकली विनाश हो जाएगा। इसी बात से शिक्षा लेते हुए बेसिक शिक्षा में अंग्रेजी को कोई स्थान नहीं दिया गया है तथा मातृभाषा को प्रमुखता दी गई है, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हालांकि फिर भी इसको यहाँ पर मातृभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। प्रत्येक देश की, प्रत्येक राज्य की, प्रत्येक क्षेत्र की अपनी कोई ना कोई भाषा होती है और उस भाषा को माध्यम प्रत्येक व्यक्ति बनाता है, तो उस भाषा का विकास बहुत जरूरी है। ये बेसिक शिक्षा पद्धति के अंतर्गत तय किया गया है। अगला सिद्धांत है श्रम का महत्व। श्रम के महत्व के अंदर बताया है कि बेसिक शिक्षा में श्रम का स्थान महत्वपूर्ण तथा हस्तशिल्प से शारीरिक श्रम भी संभव होता है। वह आय के साधन में भी वृद्धि करता है और गांधी जी ने कहा था कि बालक के शरीर के अंगों का विवेकपूर्ण प्रयोग उसके मस्तिष्क को विकसित करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? बेसिक शिक्षा पद्धति। महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा पद्धति का सबसे पहले आविष्कार भारत के अंतर्गत किया था और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान देने के साथ साथ उन्हें हस्तकला कौशल की शिक्षा भी प्रदान करनी चाहिए, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो और अपने जीवन में रोजगार के अवसर भी प्राप्त हों। अब बात करते हैं बेसिक शिक्षा की
विशेषताएं क्या क्या हैं देखिएगा जरा। कई विशेषताएं हैं बेसिक शिक्षा की। तो देखिए, बेसिक शिक्षा कहती है कि कक्षा 5 तक शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, सह शिक्षा के रूप में होना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ हमें कुछ अनिवार्य बातें जो जीवन में काम आने वाली हैं, बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायता करती हैं, उनको भी हमें सिखाना चाहिए। दूसरा है, कक्षा 5 के बाद बालक व बालिकाओं की शिक्षा का प्रबंध अलग अलग होना चाहिए। प्रबंध अलग अलग होना चाहिए। तो ये व्यवस्था की गई है। कक्षा 5 के बाद जैसे ही बच्चा आगे बढ़ेगा तो प्रत्येक विषय का उसे अलग से अनुभव और ज्ञान कराना चाहिए। 6वीं तथा 7वीं की कक्षा में बालिकाओं की गृह विज्ञान की शिक्षा आधारभूत शिल्प के स्थान पर मान्य हो सकती है। अगली विशेषता है कि 7वीं तथा 8वीं की कक्षाओं के लिए संस्कृत, वाणिज्य, आधुनिक भारतीय साहित्य जैसे आदि विषयों को शामिल किया गया है। अगली विशेषता है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में यहाँ पर हिंदी को अनिवार्य किया गया है। अगली विशेषता है कि पाठ्यक्रम का स्तर वर्तमान मौद्रिक के स्तर का होना चाहिए और पाठ्यक्रम में अंग्रेजी व धर्म का कोई स्थान नहीं दिया गया है। बेसिक शिक्षा पद्धति के अंतर्गत याद रखें, मातृभाषा को सर्वोपरि माना गया है और उसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत अंग्रेजी को कोई महत्व नहीं दिया गया है, न ही किसी जाति या धर्म का वर्णन किया गया है, क्योंकि बेसिक शिक्षा पद्धति मानती है कि सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अब बात करेंगे बेसिक शिक्षा की प्रशिक्षण प्रविधि या विधि कौन कौन सी है, देखिएगा जरा। पहला है कि बेसिक शिक्षा संस्थानों में शिक्षा का तथा शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिन क्षेत्रों में विद्यालय स्थित होते हैं उसी क्षेत्र में व्यक्तियों को शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। यानी जिस क्षेत्र की जैसी भाषा है उस क्षेत्र में उस ही प्रकार की भाषा बोलने का अध्यापक नियुक्त किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को उनकी भाषा का विकास ठीक ढंग से करा सके। शिक्षक के द्वारा किसी बुनियादी शिल्प के माध्यम से शिक्षा दी जाती है तथा शिल्प के चुनाव में स्थायी तथा भौगोलिक आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके दिया जाता है। दूसरी विधि है कि बेसिक विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार के विद्यालयों की सफलता शिक्षकों के ऊपर निर्भर करती है। अतः यहाँ पर शिक्षकों को 2 प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ विद्यालयों में उन्हीं ट्रेनर को लगाना चाहिए, उन्हीं शिक्षकों को नियुक्त करना चाहिए जिन्हें पूर्ण अनुभव होना चाहिए प्रशिक्षण का, ताकि बच्चों को ठीक प्रकार से शिक्षा पद्धति प्रदान कर सके। अब यहाँ पर शिक्षकों को 2 प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। पहला है हमारा दीर्घकालीन प्रशिक्षण, जो कि 3 वर्ष की अवधि का होता है, ये पहला हुआ प्रशिक्षण। और दूसरा है हमारा अल्पकालीन प्रशिक्षण, जो कि 1 वर्ष की अवधि का होता है। तो ये 2 प्रकार के प्रशिक्षण अध्यापकों को प्रदान किए जाने चाहिए। अब बात करेंगे बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, देखिए जरा। तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम निम्न प्रकार का होता है। पहला है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत समाहित चीज़ें आधारभूत कलाओं को शामिल किया जाना चाहिए। तो आधारभूत कलाओं के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, देखिए, जैसे कृषि, लकड़ी का कार्य, कताई व बुनाई, चमड़े का कार्य, मिट्टी का काम, पुस्तक कला, मछली पालन, फूलों व सब्जियों की बागवानी, नौगृह विज्ञान व स्थानीय वातावरण के अनुकूलन, कोई भी अन्य शिल्प कार्य। तो ये आधारभूत कलाओं के अंतर्गत आता है। दूसरे पाठ्यक्रम के अंतर्गत अपनी मातृभाषा को शामिल किया जाना चाहिए। गणित का ज्ञान भी बच्चों को प्रदान किया जाना चाहिए। सामाजिक अध्ययन का ज्ञान बच्चों को प्रदान किया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत 3 विषयों को शामिल किया गया है। किसमें? सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत 3 विषयों को शामिल किया है। पहला है हमारा इतिहास, दूसरा भूगोल और तीसरा है नागरिक शास्त्र।
तो ये 3 विषय हैं सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत। और अगला है हमारा सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भी कई विषयों को शामिल किया गया है, जैसे प्राकृतिक अध्ययन, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान। तो ये सामान्य विज्ञान के अंतर्गत रखी गई है। और इसके साथ साथ ही नक्षत्रों का ज्ञान और वैज्ञानिक व अन्वेषणकर्ताओं के प्रेरक प्रसंग भी शामिल किए गए हैं। उसके बाद में अगला है हमारा कला का ज्ञान भी बच्चों को दिया जाना चाहिए पाठ्यक्रम के अंतर्गत। तो संगीत व चित्रकला इस कला के अंतर्गत शामिल की गई है। उसके बाद हिंदी का ज्ञान भी दिया जाना चाहिए, उन स्थानों के लिए दिया जाना चाहिए जहां मातृभाषा हिंदी नहीं है। उसके बाद शारीरिक शिक्षा भी उन्हें दी जानी चाहिए, जैसे व्यायाम व खेलकूद के कार्य, ये शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अब बात करेंगे बेसिक शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं। ज़रा आप लोग इनको आसानी से पढ़ें, रट लें, कोई जल्दीबाजी नहीं करें। यदि आपको कोई भी शिक्षण विधियों से संबंधित परेशानी आती है तो ज़रा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी प्रत्येक कदम पर हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। और बेहतर साइकोलॉजी के प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। केवल और केवल हमारा यूट्यूब चैनल बात करेगा शिक्षा के बारे में। और टीचर रीट के लिए विशेष तौर से हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, साइकोलॉजी के, राजस्थान जीके के, हिंदी के, संस्कृत के, या फिर एसएसटी लेवल फर्स्ट और सेकंड जितने भी हैं। और सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको टीचर से संबंधित ही वीडियो मिलेंगी। जो ज़रा आप लोग सभी रेट वाले छात्रों से हम कहेंगे कि आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल बिल्कुल भी देखना नहीं भूलें। बात कर रहे थे हम कि शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, कौन सी बेसिक शिक्षा के। तो इसके उद्देश्य कई हैं। पहला उद्देश्य हमारा आर्थिक उद्देश्य क्या होता है। तो देखिएगा, पहला आर्थिक उद्देश्य है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि बेसिक शिक्षा का प्रथम उद्देश्य बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी न किसी व्यवसाय में दक्ष बनाना होता है। यानी कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों को हस्तकला शिल्प का ज्ञान भी देना अनिवार्य है, ताकि बच्चों को अपने जीवन में रोजगार के अवसर मिले और वो आत्मनिर्भर बने। बालकों के द्वारा निर्मित की गई वस्तुएं विक्रय करके वे धन उपार्जन कर सकते हैं। इस संबंध में गांधी जी ने कहा था कि प्रत्येक बालक व बालिका को विद्यालय छोड़ने के बाद किसी व्यवसाय में लगा करके उसे आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। ये हमारे आर्थिक उद्देश्य होने चाहिए। उसके बाद नैतिकता में वृद्धि का उद्देश्य। तो देखिए, नैतिकता में वृद्धि हम किस तरीके से कर सकते हैं कि आज के समय में समाज में नैतिकता का ह्रास दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। यानी नैतिकता का विकास समाज के अंतर्गत लगातार कम होता जा रहा है। बच्चों के अंतर्गत संस्कार की कमी हो रही है। बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य बालकों में नैतिकता का विकास करना और उसमें वृद्धि करना होगा। चरित्र निर्माण का प्रयास करने की भावना का किसी आयु वर्ग से कोई संबंध नहीं है और यह भावना स्वयं में हमारे अंदर आनी चाहिए। छात्रों को अपने चरित्र पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि अध्यापक के अंदर ये नैतिकता का गुण संपन्न पूर्ण तरीके से है तो छात्रों के अंतर्गत भी इसका विकास करना चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चों का चरित्र का जो विकास है ठीक ढंग से हो सके। तो ये नैतिकता के वृद्धि के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। और अगला उद्देश्य है हमारा सांस्कृतिक भावना के प्रसार का उद्देश्य। सांस्कृतिक भावना के प्रसार का उद्देश्य जिसमें बताया है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बालकों को अपनी संस्कृति व मूल्यों को भुला करके पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृत का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इस कारण से आज के बच्चे अपनी संस्कृति से परिचित नहीं हैं। बेसिक शिक्षा में मातृभाषा और राष्ट्रभाषा का प्रयोग करने से सरल शब्दों में अपनी संस्कृति के गौरव को अध्यापक और छात्रों को समझाते हैं। अतः इस प्रकार हम देखते हैं कि बेसिक शिक्षा में से बालक अपनी संस्कृति और मूल्यों की ओर क्या होंगे, आकर्षित हो जाएंगे। इसलिए बच्चों को सांस्कृतिक भावना का विकास कराना बहुत जरूरी है। ये बेसिक शिक्षा पद्धति अनिवार्य कर देती है। अब नागरिकता का उद्देश्य भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है
कि नागरिकता के उद्देश्य के अंतर्गत अध्यापक को बालकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। देखिएगा, बेसिक शिक्षा बालकों को एक अच्छा नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रत्येक शिक्षा से यानी बेसिक शिक्षा से बालकों को कर्तव्य पालन, परस्पर सहयोग, सदाचार, राष्ट्रभक्ति, श्रम का महत्व आदि जैसे गुणों का परिचायक होता है या परिचय करवाती है। इस शिक्षा से लोकतंत्र प्रणाली में अपने कर्तव्य व दायित्वों को पूर्ण करने और उनका सही ढंग से पालन करना भी सिखा देती है। क्या? बेसिक शिक्षा पद्धति। यानी नागरिकता के गुण का विकास करने में महत्वपूर्ण कौन सी पद्धति है? बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षण पद्धति। अब है शारीरिक व मानसिक आध्यात्मिक विकास। अंतिम है ये सिद्धांत। तो देखिएगा, वर्तमान शिक्षा प्रणाली केवल बालक के मानसिक विकास पर बल देती है, जबकि बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालकों की मानसिक उन्नति के साथ साथ शारीरिक व आध्यात्मिक उन्नति करना भी है। आप लोग इसमें अंतर समझ लें कि जो वर्तमान की शिक्षा प्रणाली है केवल और केवल बच्चों के मानसिक विकास करने में जोर देती है, जबकि बुनियादी शिक्षा पद्धति या बेसिक शिक्षण पद्धति बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ उनके शारीरिक और आध्यात्मिक विकास की तरफ भी जोर देती है। यानी कि बच्चों के सर्वांगीण विकास की तरफ जोर देती है बेसिक शिक्षण पद्धति। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा? हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, प्रतिदिन आप लोग हमारा वीडियो देखिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल। नेवर मिस एन अपडेट एंड गेट द लेटेस्ट वीडियो फॉर वॉचिंग्स। रीड के लिए यहाँ पर बहुत सारी वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगी। साइकोलॉजी से संबंधित, चाहे राजस्थान जीके हो, चाहे संस्कृत हो या हिंदी, सिर्फ और सिर्फ आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देखिए। आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिलेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक अपने दिल से करेंगे और कमेंट भी करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।